उर्मिला जी ऊपर छत पर बने हुए कमरे में चारपाई पर पड़ी हुई है। हफ्ते भर से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। खांस खांस के छाती में दर्द होने लगा है। बेटे बहू को अपने मां से कोई मतलब नहीं है। बेटा बहू अपने बच्चों के साथ नीचे रहता है। उसी के ऊपर छत पर कोने में एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, जिसमें टूटी फूटी चारपाई पड़ी हुई है। कमरे के ऊपर टीन शेड डला है, जिसकी वजह से बहुत गर्मी लगती है। उस कमरे में पानी के लिए एक मटका रखा है, उसके ऊपर एक गिलास रखा है। उर्मिला जी लगभग 70 वर्ष की है। वैसे तो वह नीचे आ जाती है और अपने बहू के काम में हाथ बटा देती है, लेकिन इतने दिनों से उनकी तबीयत खराब है तो वह नीचे भी नहीं आ पा रही हैं। ऊपर अकेले कमरे में बैठे बैठे बोर हो जाती हैं। बहू बेटे भी उनके पास बस 2 मिनट के लिए ही आते जाते हैं। जब उनके मटके में पानी डालना होता है या फिर खाने के लिए कुछ भेजना हो, तभी शाम के समय बेटा खिचड़ी लेकर आता है और बाहर से ही कमरे के अंदर सरका देता है। उर्मिला जी अपने बेटे से कहती हैं, बेटा जरा अंदर तो आओ, मेरे पास थोड़ा समय बैठो, मैं तो इस अकेले कमरे में बैठ बैठ कर बोर हो गई हूं। मेरा जी बहुत ही घबराता है, मुझे नीचे वाले कमरे में ले चलो, इधर तो मुझे कोई भी नहीं दिखता है। कम से कम मेरे आंखों के सामने तुम सब दिखते रहोगे तो मेरा मन लगा रहेगा। बेटा फटाक से मना करते हुए कहता है, अरे माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम इतना खांस रही हो, मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी और मुझे तो 10 काम करने होते हैं। अगर मैं बीमार पड़ गया तो सारे घर के काम ठप हो जाएंगे। उर्मिला जी फिर से अपने बेटे से कहती हैं, बेटा तुम एक बार इस कमरे के अंदर आकर देखो तो इस कमरे में कितनी गर्मी लगती है। अगर तुम मुझे नीचे नहीं ले जा सकते हो तो कम से कम इसी कमरे में एक पंखा तो लगवा दो। थोड़ी देर में बेटा एक टेबल फैन नीचे से लेकर के आता है और उर्मिला जी के कमरे में बाहर से ही लगा देता है और कहता है, इसको छूना मत, इसमें करंट आता है, बस इसको चलने देना। सुबह बहू चाय देने आती है तो उर्मिला जी पर चिल्लाते हुए कहती हैं, एक हफ्ते से अपनी खुशामद करवा रही हो, अब जल्दी से ठीक हो जाओ, पूरे घर के काम मुझे करने पड़ते हैं। तुम जल्दी से ठीक होकर के आओ, घर में बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं, उनको साफ करना है, साफ सफाई करनी है, बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, उनको भी घुमाने ले जाना। अब तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक लग रही है, दवाई खाकर नीचे आ जाओ। उर्मिला जी दवाई खाने के बाद आराम करने लगती है। शाम को जब सोकर उठती है तो उनको ठीक लगता है तो वह सोचती है कि चलो अब नीचे चलती हूँ, उधर सबके साथ बैठूंगी तो अच्छा लगेगा। जैसे ही वह नीचे आती है तो पोता पोती भागकर अपनी दादी के पास आने लगते हैं, लेकिन बहू बीच में ही अपने बच्चों को पकड़ लेती है और कहती है, तुम अभी दादी के पास नहीं जाओगे, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम बीमार पड़ जाओगे उनके साथ में, जाओ अपने कमरे में जाकर के खेलो। बेचारे बच्चे उदास होकर के अपने कमरे में चले जाते हैं। उर्मिला जी का बहुत मन होता है कि वह अपने नाती पोतों के साथ थोड़ा सा खेले, उनके साथ बात करें, लेकिन बहू तो उनको पकड़ के अपने कमरे में ले गई और वापस आकर उर्मिला जी से चिढ़चिढ़ाते हुए कहती है, रसोई में जाओ, बहुत सारे बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, पहले उनको साफ कर दो, फिर कुछ और काम करना। बहू, मेरी तबीयत इतने दिनों से ठीक नहीं है, तुम्हें तो पता है मुझसे इतने सारे बर्तन नहीं धुले जाएंगे, मैंने तो ढंग से खाया पिया भी नहीं है।
इस वजह से चक्कर भी आ रहे हैं। कुछ दिन और आराम कर लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा, फिर तुम्हारे साथ सारे काम कर दूंगी। हाँ, तुम तो बस घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहती हो, कुछ काम बता दो तो बहाने बनाने लगती हो। मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना है, जाकर के सारे काम खत्म करो। मन मारकर कौशल्या जी रसोई में जाकर धीरे धीरे बर्तनों को साफ करने लगती हैं। बर्तन साफ करके जैसे ही फ्री होती है, देखती है कि सारा घर तो बिखरा पड़ा है, साफ सफाई भी करनी है। झाड़ू उठा करके पूरे घर को साफ कर देती हैं, फिर पोछा लगाती हैं। काम करने के बाद उर्मिला जी थक जाती हैं और जाकर के हॉल में पड़े हुए सोफे पर जाकर बैठ जाती हैं और बैठे बैठे सोचती हैं कि जब पति थे तो कितने अरमानों के साथ इस घर को बनवाया था। एक एक कोना मेरे पति ने मेरे हिसाब से बनवाया था। सब कुछ अपने हिसाब से मैंने सजाया संवारा था इस घर को, लेकिन जब से बहू घर में आई है तब से तो ऐसा लगता है कि यह घर अपना नहीं पराया लगता है। बहू घर के काम धाम तो कराती है, लेकिन किसी भी कमरे में जाने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि अगर मैं किसी कमरे में जाती हूं तो पीछे से बहू टोक देती है, अरे माँ जी तुम उस कमरे में क्यों जा रही हो? तुम्हारा तो उस कमरे में कोई सामान नहीं है, वह कमरा तो बच्चों का है, आप अपने कमरे में ऊपर जाकर बैठो। आज मेरी बहू ने मेरे ही घर में मुझे पराया कर दिया है। रसोई में भी बर्तन धोने का काम ही करती हूं, खाना बहू बनाती है, अपने हिसाब से बनाती है, अपने हिसाब से ही खाने को देती है। कभी मैं अपनी बहू से बोलूं कि बेटा कुछ अच्छा खाने का मन है तो बना लो, तो फटाक से मना कर देती है। मैं घर में दो बार चीजें बनाने वाली नहीं हूं, एक बार घर में जो खाना बन गया बस वही खा लो। और तो और बहू रसोई में मुझे अपने पसंद का खाना बनाने भी नहीं देती है, कहती थी इस सारी चीजों को बर्बाद करती हो। बहुत चटोरी जीभ है तुम्हारी, इतनी बूढ़ी हो गई हो लेकिन जीभ पर लगाम नहीं है। तुम्हारे बच्चों जैसी हरकते हैं, कभी यह खाने का मन करता है तो कभी वह खाने का मन करता है। उर्मिला जी अपनी बहू की वजह से मन ही मन बहुत दुखी रहती है। ऐसा नहीं है कि बेटे को यह सब चीजें दिखती ना हो, वह सारी चीजें देखता भी है कि उसकी माँ घर में कितना काम करती है, उसकी पत्नी माँ के साथ किस तरह का व्यवहार कर रही है, लेकिन फिर भी बेटा कुछ नहीं कहता है, चुपचाप सुनता रहता है। उर्मिला जी को अपने बेटे की चुप्पी भी पसंद नहीं आती है, लेकिन क्या करें, बेटे बहू को छोड़कर के कहाँ जाएं, रहना तो उनके पास ही है। अब जैसे रख रहे हैं वैसे रहेंगे, कोई दूसरा सहारा भी तो नहीं है बेटे बहू के अलावा, इसीलिए चुपचाप से वह परायों की तरह उस घर में रहती हैं। काम करती रहती हैं, बहू जो बना कर दे देती है वह खा लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर घुटन होती है। ऐसा लगता है कि घर को छोड़ करके कहीं चले जाएं या फिर कुछ ऐसा करें जिससे बहू बेटों पर हमें आश्रित ना रहना पड़े, पर क्या करें, मुझे तो कुछ ऐसा आता भी नहीं जिसको करके मैं 4 पैसे कमा सकूं और अपना खर्चा उठा सकूं, अपने बहू बेटे के आगे पैसों के लिए हाथ न फैलाने पड़े। एक दिन उर्मिला जी अपने पड़ोस की सहेली के साथ सब्जी लेने के लिए जाती है तो उधर ही एक लॉटरी वाला बैठा होता है। उर्मिला जी की सहेली लॉटरी को खरीद लेती है और वह उर्मिला जी को भी जोर देकर कहती है कि तुम भी एक लॉटरी खरीद ले, क्या पता तेरी निकल जाए और किस्मत संभल जाए, तेरी बुढ़ापे में बहुत काम आएगी।
पहले तो उर्मिला जी लॉटरी लेने में आनाकानी करती है, लेकिन फिर अपनी सहेली के जोर देने पर वह अपने बचत के पैसे से 500 रुपए की लॉटरी खरीद देती हैं। खरीद कर अलमारी में रख देती हैं और भूल जाती हैं। शाम को उर्मिला जी अपने दोनों नाती पोतों के साथ पास के ही पार्क में खिलाने के लिए ले जाती हैं, लेकिन गलती से झूले से पोती गिर जाती है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है, खून निकल आता है। तेज तेज रोने लगती है। उर्मिला जी अपनी पोती को देख कर के घबरा जाती हैं और उसको चुप कराती है। फटाफट से घर लेकर आती है, लेकिन उनको डर लग रहा था। अब पता नहीं बहू उनके साथ क्या व्यवहार करेगी, क्या कहेगी। डरते हुए घर में आती हैं तो देखती हैं कि सामने डाइनिंग टेबल पर वह बैठ करके चाय पी रही है। जैसे ही उसने अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो भाग कर आई। वो बेटी की चोट को देखते ही ऐसे बरस पड़ी कि बच्चों का ढंग से ख्याल नहीं रखती हो, पार्क में ले जाती हो और अपनी सहेलियों के साथ पंचायत करती रहती हो। अरे जब बच्चों को खिलाने के लिए जाती हो तो उन पर पूरा ध्यान दिया करो। मेरी बेटी को इतनी चोट लगा दी तुमने। अपने पोती को चोट लगने का दुख तो उर्मिला जी को भी था। वह डरते डरते अपने बहू से कहती हैं, बेटा मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। मैं तो अपनी पोती के पास खड़ी खड़ी उसको झूला झूला रही थी, लेकिन पास में खड़े एक बच्चे ने उसको धक्का दे दिया, इसीलिए वो है गिर गई। उर्मिला जी की बात सुनकर के बहू का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वह पास में ही रखी चप्पल उठा करके उर्मिला जी की तरफ फेंक देती हैं। चप्पल उर्मिला जी के सर पर आकर जोर से लगती हैं। बहू चप्पल फेंक कर चिल्लाते हुए कहती हैं, अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें अब अपने घर में नहीं रख सकती हूं। निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हें अपने घर में अब एक पल भी नहीं रहने दूंगी। आने दो तुम्हारे बेटे को, कल सुबह ही तुम्हें वृद्ध आश्रम छोड़कर आएंगे। बहू को तो अपनी सास को घर से भगाने का मौका चाहिए था और उसको मौका भी मिल गया। उसने अपने पति को भी अपनी तरफ करके अपने सास को वृद्ध आश्रम भेजने का पूरा प्लान बना लिया था। उर्मिला जी अपने कमरे में आकर के फुट फुट कर रोती है और सोचती है कि मैंने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, लेकिन मेरे बहू ने तो मेरे बुढ़ापे में जरा सी भी इज्जत नहीं रखी। आज मेरी बहू ने मुझे चप्पल से मारा। यह बात उर्मिला जी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बार बार उसी बात को सोच सोच करके फूट फूट कर रोए जा रही थी। उनको तो ऐसे लग रहा था कि अभी के अभी भगवान उनको इस धरती से उठा ले, अब उनको नहीं जीना है। किस लिए जीना, किसके लिए जीना। अब तो उन्हें अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी थी। उनको तो लग रहा था कि अब वह इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि अब चाहे वृद्ध आश्रम में रह लेंगे, लेकिन बेटे बहू के साथ नहीं रहूंगी। अब बस बहुत हो गया। बहू इतनी अत्याचार करती है, दिन भर काम कराती है, तिन तिन कर खाने को देती है। बेटा सब कुछ देखता है, कुछ भी नहीं बोलता है। और आज तो हद ही हो गई। आज बहू ने मुझे चप्पल से मारा। वह अपना सारा अलमारी का सामान एक बैग में निकाल लेती हैं और खुद ही वृद्ध आश्रम जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। सुबह होते ही बेटा बहू कहते हैं, तुम अपना सामान लगा लो, हम तुम्हें आज वृद्ध आश्रम छोड़कर आएंगे। हाँ बेटा, तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना सामान पहले ही लगा लिया है। बेटा बहू ने मेरे साथ जो किया सो किया, उसको तो मैं पूरी जिंदगी भूलूंगी नहीं।
लेकिन तुमने सब कुछ जानते हुए भी मेरा साथ नहीं दिया। अपनी पत्नी से कुछ ना कहकर मुझे वृद्धाश्रम भेज रहे हो, यह तुम सही नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुमने एक बार भी मेरे पास आकर यह पूछने की कोशिश नहीं की। माँ, क्या बात थी? तुम्हारी पत्नी ने मेरे साथ क्या किया? बेटा अपनी माँ की बात को अधूरा छोड़कर ही अपने कार की चाबी लेकर के बाहर खड़ा हो जाता है और कहता है, जल्दी से आओ, मुझे ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है। उर्मिला जी कार में बैठ जाती है। बेटा बहू उनको वृद्धाश्रम के दरवाजे तक छोड़कर वापस आ जाते हैं। वह अपनी मां को मुड़कर भी नहीं देखता है, लेकिन उर्मिला जी अपने बेटे की कार को तब तक देखती रहती है जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो जाती है। क्योंकि मां तो मां होती है, बेटा कैसा भी हो। धीरे धीरे उर्मिला जी का वृद्धाश्रम में मन लगने लगता है। वृद्धाश्रम में उनके जैसी ही और भी महिलाएं होती हैं, जिनके साथ वह हंसी खुशी के साथ अपनी पुरानी बातों को भुलाकर जीने की कोशिश करती हैं। एक दिन वृद्धाश्रम में उर्मिला जी से कोई आकर कहता है कि आपसे कोई मिलने आया है। उर्मिला जी सोचने लगती है कि 1 साल से उनसे कोई मिलने नहीं आया है, तो आज कौन मिलने आ गया। वह बाहर आकर देखती है तो दौड़कर गले लग जाती हैं। अरे यह तो उनकी पड़ोस वाली सहेली है, जिनके साथ वह अपने सुख दुख की बातें किया करती थी। उर्मिला जी की सहेली उमा उनसे कहती है, अरे उर्मिला, तुझे याद है जब हम सब्जी लेने गए थे तो हम दोनों ने लॉटरी खरीदी थी, तुम्हारा नंबर भी मैंने ले लिया था। अरे तुम्हारी 50 लाख की लॉटरी निकली है। तुम्हें कुछ खबर भी है क्या? मैं यही खुशखबरी तुम्हें देने आई हूं। और कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हें ढूंढा है। मैंने तुम्हारे बहू बेटों से कितनी बार पूछा, उन्होंने मुझे एक बार भी सही जवाब नहीं दिया, लेकिन जब मैंने उन्हें लॉटरी वाली बात बताई तब उन्होंने तुम्हारा पता बताया। लॉटरी की बात सुनकर के उर्मिला जी भी खुश हो जाती हैं और कहती हैं, अरे उमा, यह तो बहुत अच्छी बात है, यह तो बहुत सारे पैसे हैं, पर मैं इतने सारे पैसों का क्या करूंगी। ठीक है, मैं अपने वृद्धाश्रम में ही यह सारे पैसे दे दूंगी, जिससे मेरे जैसी और भी औरतों की मदद होगी जिनके बच्चे उनको धोखा देते हैं। लॉटरी की बात सारे वृद्धाश्रम में फैल जाती है और सभी उर्मिला जी को बधाई देने लगते हैं। उर्मिला जी को उनके पैसे मिल जाते हैं और वह उन पैसों को वृद्धाश्रम में देने का विचार करती ही हैं कि 2 दिन बाद ही उनके बेटे बहू वृद्धाश्रम में उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं, माँ जी आप घर चलिए, हम आपको लेने आए हैं। आपके बिना घर में अच्छा नहीं लगता है। और बहू मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। माँ जी, जब से आप इधर आई हो, घर में बच्चे आपको बहुत याद करते हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। आप मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। घर चलो। उर्मिला जी बहू बेटे की सारी चालाकियों को समझ जाती हैं और कहती हैं, बेटा 1 साल में तुम्हें आज याद आई है मेरी। एक बार भी तुम दोनों में से कोई मिलने नहीं आया। पूरे साल तुम्हें याद नहीं आई क्या मेरी जो आज लेने आए हो? सच सच बताओ, मेरी याद आई है या मेरे पैसों की? उर्मिला जी की इतनी सी बात सुनते ही बेटा बहू दोनों ही भड़क जाते हैं और कहते हैं, माँ तो इसमें बुराई क्या है? तुम क्या करोगे इतने सारे पैसों का मेरे साथ? घर चलो या पैसे मुझे दो, इन पर मेरा हक है। तुम्हारे नाती के काम आएंगे और वैसे भी तुम इतने सारे पैसों का क्या करोगे? तुम्हारे किसी काम के नहीं, तुम्हारी जरूरत तो वृद्धाश्रम में पूरी हो जाती है।
अगर आपका मन घर पर रहना है तो घर पर रहो, नहीं तो वृद्ध आश्रम में रहना। लेकिन घर चलकर एक बार पैसों का हिसाब किताब हम मिलकर कर लेते हैं, और 1 लाख तुम अपने पास रख लेना। उर्मिला जी को अपनी बहू की चप्पल वाली घटना याद आ जाती है कि किस तरह से बहू ने चप्पल मारकर उनकी बेइज्जती की थी, और बेटे ने भी घर से निकालकर कितना दुखी किया था। वह चारपाई से उठती है और कहती है, निकल जाओ वृद्ध आश्रम से, मैं तुम दोनों को अपनी लॉटरी के पैसे की 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। तुम लोगों को उस दिन शर्म नहीं आई जिस दिन मुझे घर से निकाल दिया, और तुम उस दिन को भूल गई हो जिस दिन तुमने मुझे चप्पल से मारा था। तुम भूल गई हो, पर मैं तो मरते दम तक नहीं भूलूंगी, और न ही अब मैं घर आऊंगी। इन सारे पैसों को मैंने वृद्ध आश्रम को दे दिया है। कुछ पैसे मैंने अपने पास रखे हैं, और सारे पैसे मैंने वृद्ध आश्रम को दे दिए हैं, जिससे मेरे जैसी और औरतों के काम आएंगे जिनकी औलादे मेरी तरह नालायक होंगे। उर्मिला जी अपने बेटे बहू के पास से हटकर के दूसरे कमरे में चली जाती हैं। दोनों बेटे बहू भी अपना सामान लेकर के बेइज्जत होकर के घर को वापस लौट जाते हैं। सभी वृद्ध आश्रम के लोग भी उर्मिला जी के निर्णय की तारीफ करते हैं और उनकी प्रशंसा में तालियां बजाते हैं। तो दोस्तों, आपको उर्मिला जी का निर्णय कैसा लगा? क्या उनका यह निर्णय ठीक था? कमेंट करके जरूर बताएं। आपको यह कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।